हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मेरी बेटी का क्या कसूर। बहुत ही दर्द भरी कहानी। आज जब ऑफिस से निकला तो रास्ते में रोज की तरह ट्रैफिक था, लेकिन मौसम कुछ अलग था। हल्की हल्की बरसात होने लगी थी। लाल बत्ती पर बाइक रोकनी पड़ी तो मेरा सब्र जवाब देने लगा। एक तो ऑफिस की थकान और ऊपर से ये रेड सिग्नल। लेकिन तभी मेरा ध्यान सड़क के उस तरफ खड़ी लड़की पर गया। रंग गोरा, हल्के भूरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और ओठों के ऊपर दाईं ओर एक तिल। बरसात में भीगते हुए वो शायद घर जाने के लिए किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में बरसात और तेज हो गई और रेड सिग्नल भी ग्रीन। लेकिन न जाने क्यों मैं उस चेहरे को देखे ही जा रहा था। तभी गाड़ियों के शोर से मेरा ध्यान भंग हुआ और मैं आगे चल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब तक वो लड़की भी ऑटो में बैठ चुकी थी। घर आकर मैंने माँ से कहा कि चाय मेरे कमरे में भेज दो। ऐसे तो मुझे बरसात में भीगना कुछ खास पसंद नहीं था, पर आज मुझे पहली बार बरसात में भीगकर बुरा नहीं लग रहा था। रात भर वही चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा। हालांकि इस तरह से कई चेहरों से अनजाने में मेरा सामना हुआ है, लेकिन न जाने क्यों मैं उस चेहरे को भुला नहीं पा रहा था। सुबह आज समय से पहले ही मेरी आँख खुल गई तो सोचा आज बालकनी में चाय का मज़ा लिया जाए। चाय लेकर जब मैं बालकनी में आया तो अचानक से मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। वो घर काफ़ी दिनों से बंद था, लेकिन आज वहाँ कुछ हलचल नज़र आ रही थी। लगता है कोई नया किराएदार आया होगा। मैं ये अनुमान लगा ही रहा था कि तभी अचानक ठीक मेरे सामने उसी घर का दरवाज़ा खुला और बालकनी में एक लड़की अपने बाल सुखाती हुई नजर आई। अरे ये क्या? ये तो वही चेहरा है जो कल रात भर से मेरे जहन में अटका हुआ है। हाँ, ये वही लड़की है जिसे मैंने कल शाम को देखा। एक पल के लिए मेरा दिमाग असमंजस में पड़ गया। क्या ये किस्मत का कोई खेल है या महज एक इत्तेफाक? खैर, मेरे देखते ही देखते वो फिर से अंदर चली गई। शायद उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज़ लगाई तो मैं भी नीचे चला आया। तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो बरबस ही नज़र सामने वाले घर पर चली गई। दरवाज़ा बंद था। मैंने बाइक स्टार्ट की और निकल गया। सारा दिन काम में उलझकर उस लड़की के बारे में भूल गया, लेकिन शाम को जब घर आया तो सामने वाली बालकनी देख फिर से उसी के ख्याल ने दिमाग को घेर लिया। रात फिर करवटों में ही गुजर गई। सुबह ऑफिस के लिए निकला तो थोड़ी दूरी पर ही वो फिर से मुझे टैक्सी का इंतज़ार करते हुए दिखाई दी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसके सामने बाइक रोकी और कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। ओह, मेरा मतलब लिफ्ट से है। उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। सॉरी, दरअसल मेरा नाम मयंक है और मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। नहीं, मैं चली जाऊँगी। इट्स ओके, उसने कहा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैंने बोला। उसने एक पल अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर मेरी तरफ, फिर और वो मेरी बाइक के पीछे बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, उसने कहा। कुछ ही देर में हम उसके कॉलेज के सामने थे। मैंने उससे कहा, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, जी शुक्रिया, और वो कॉलेज के गेट की तरफ मुड़ गई। मैं भी अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। आज ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपा हुआ खजाना हाथ लग गया हो। उस चेहरे में एक कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। आज ऑफिस का काम करने में मज़ा आ रहा था। मन में एक अलग तरह का उल्लास था। पहली बार मुझे किसी से मिलकर अच्छा लगा था। अगले दिन इतवार था तो मैं सुबह देर से उठा। नीचे आया तो माँ नाश्ता लगा रही थी। मैंने माँ से पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पापा सुबह ही अपने किसी दोस्त से मिलने निकल गए, किसी काम के सिलसिले में। मैं सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैं उठकर जाने लगा कि माँ बोली, रुक, मैं देखती हूँ।
माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। आंटी जी, मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। प्रेस वाला शायद आपके कपड़े हमारे घर दे गया है और हमारे आपके घर। आप एक बार चेक कर लीजिए, उसने कहा। ओह, मैंने तो कपड़े देखे बिना ही रख दिए, गठरी भी नहीं खोली। तुम रुको बेटा, मैं चेक करती हूँ और अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो। इससे पहले कि वो अंदर आती मैं उठकर किचन में चला गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे देखकर वो अंदर आने में हिचकिचाए। तुम बैठो, मैं अंदर से कपड़े लेकर आती हूँ। जी। मैं उसे किचन के से देख रहा था, लेकिन कोशिश ये भी थी कि उसकी नज़र मुझ पे ना पड़े। कुछ देर में माँ अंदर से कपड़े लेकर आई। ये लो बेटा, तुम्हारे कपड़े, और मैं प्रेस वाले से कह दूँगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। जी अच्छा, मैं चलती हूँ, वो बोली। दिल से निकला, अभी कैसे? माँ ने कहा, अरे बैठो तो सही, कम से कम पहली बार घर आई हो, हम भी तो जान पहचान कर लें। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, या ऐसा करो तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। जी नहीं, आप लोग कीजिए, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ लेना नहीं है तो कुछ देर बात तो कर सकते हैं ना? माँ ने हंसकर कहा। जी ठीक है, उसने मुस्कुराकर कहा। तो क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। अंकिता सिंह। ओह, तो मैडम का नाम अंकिता है, मैं खुद से बोला। घर में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं? इससे पहले आप कहाँ रहते थे? माँ ने बहुत सारे सवाल पूछ डाले। उसने बताना शुरू किया। जी पापा इंडियन रेलवे में इंजीनियर हैं। घर में मम्मी पापा, मैं और एक छोटा भाई है। इससे पहले हम लोग देहरादून में रहते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही पापा का ट्रांसफ़र यहाँ दिल्ली में हो गया। इससे पहले कि वो फिर से जाने के लिए कहती, मैं तुरंत चाय ले जाकर सामने रख दी और पूछा चाय। उसने मुझे एक पल हैरानी से देखा। आप? जी हाँ, और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये घर मेरा ही है। माँ ने हम दोनों की तरफ देखा। दरअसल माँ कल ये अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, तो मैंने इन्हें लिफ्ट दी थी बस। अरे ये तो अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, माँ ने कहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी और माँ फ़ोन उठाने के लिए चली गई। तो अब तो आप यकीन करती हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने कहा। जवाब में वो मेरी तरफ मुस्कुरा दी। माँ आई तो उसने बोला, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है बेटा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। जी मुझे भी। और फिर वो चली गई। उस दिन के बाद दोनों घरों में मेल जोल पड़ गया। कभी पापा और अंकल जॉगिंग के लिए निकल जाते, कभी मम्मी आंटी से किचन टिप्स लेने चली जाती, और कभी मैं अंकिता को लिफ्ट दे देता। एक दिन घर लौटते वक्त अचानक ही वो मुझे रास्ते में मिल गई। अरे तुम यहाँ? तुम तो आज कॉलेज नहीं गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ, वो सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो तुम्हें घर में आराम करना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही हो? अरे बीमार होने का मतलब घर में बैठना नहीं होता, और घर में मन नहीं लग रहा तो थोड़ा घूमने चली आई। ओ ये बात है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आप मेरे साथ कॉफ़ी के लिए चलेंगी? यहीं पास में एक अच्छा कैफ़े है। ठीक है, लेकिन मुझे जल्द ही घर जाना होगा। हाँ ठीक है, अब चलें। कैफ़े में हम दोनों आमने सामने थे। क्या हुआ? कुछ खोई खोई सी लग रही हो, क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें यूं ही लग रहा है। देखो, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। कुछ खास नहीं, बस स्टडी को लेकर परेशान हूँ। एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी तक मुझे कोई ढंग का ट्यूटर भी नहीं मिला था है। बस इतनी सी बात? अरे अच्छा खासा ट्यूटर तुम्हारे सामने बैठा है और तुम बाहर ढूंढ रही हो। मयंक, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, यही कि हम भी MBA क्वालिफाइड हैं, एंड इफ़ यू वांट देन आई कैन गिव यू कोचिंग। रियली? क्या तुम मुझे सच में कोचिंग दोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो कल से आ सकती हो। तो बस मुझे टाइमिंग बताओ, और फ़ीस क्या लोगे? फ़ीस? दोस्ती में ये फ़ीस कहाँ से बीच में आ गई दोस्त? हाँ, अब इतनी जान पहचान के बाद हम एक दूसरे को दोस्त तो कह ही सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ठीक है, कल से टाइम पर आ जाना, ठीक 6 बजे। जी सर, उसने बोला और हम दोनों हंस पड़े।
उसके बाद वो घर ट्यूशन के लिए आने लगी और हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। वो हर शाम मेरे आने से पहले ही घर पर आ जाती और मैं उसे पढ़ाता। बीच बीच में हम बहुत सी बातें भी करते, कभी अपनी अपनी ज़िंदगी की, कभी बचपन की, कभी अपने सपनों की, तो कभी किसी और टॉपिक पर। कई बार तो वो देर तक अपनी बातें कहती रहती और मैं सुनता रहता। मुझे उसे बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता था, जब तक कि वो पलटकर खुद मुझसे जवाब ना मांगे। और मैं जितना उसके बारे में जानता जा रहा था, मैं उसमें डूब भी रहा था और उलझ भी। वो कभी मुझे एक चंचल पंछी की तरह आज़ाद लगती थी, तो कभी अपने सपनों में खोई दूर आसमान में ताकती एक कैदी की तरह। वो अपने आप में एक पूरा जहां समेटे रहती थी और जब भी कुछ कहती थी तो पहली बार में शायद ही मुझे कुछ समझ में आता था। वो पागल भी थी और समझदार भी, कभी एकदम सीधी और सुलझी हुई तो कभी रेशम के धागे से उलझी हुई। समझ में नहीं आता था कि उसे क्या कहूँ मैं। बस इतना जानता था कि कहीं ना कहीं उसके करीब आता जा रहा हूँ। मैंने कभी उसके और अपने बारे में कुछ सोचा नहीं कि वो मेरे लिए क्या महसूस करती है। बस मैं उसका साथ चाहता था और उसे अपने आसपास। ये दोस्ती का सिलसिला यूं ही जारी रहा। करीब 2 साल होने को आए थे और अब तक हमारी दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी थी। वो मुझे समझने लगी थी और शायद थोड़ा मैं भी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक वो एक दिन पढ़ने के लिए नहीं आई। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी या कहीं गई होगी, लेकिन पहले तो वो मुझे बता देती है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इंतज़ार करते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे और फिर तीसरे दिन इंतज़ार करना मुश्किल हो गया। मैंने उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उसने नहीं उठाया। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं कल सुबह ही उसके घर जाकर पूछूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगेगा और अगर बात कुछ भी ना हुई तो ऐसा करता हूँ कि कल शाम ऑफिस से आकर मैं किसी बहाने से उसके घर जाऊँगा और फिर सारी बात पूछ लूँगा। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन मैं ऑफिस गया, लेकिन वहाँ भी दिमाग में हलचल थी। क्या हुआ होगा जो उसने मुझे नहीं बताया? ऐसा भी क्या था? वो ठीक तो है ना? वो मुझे एक फ़ोन भी तो कर सकती थी ना? न जाने कितने सवाल घूम रहे थे मेरे दिमाग में। शाम होते ही मैं घर की तरफ भागा और आज भी बरसात हो रही थी। घर पहुंचकर कपड़े बदलकर मैं सीधे अंकिता के घर गया। अरे मयंक बेटा, आओ आओ, बहुत दिनों बाद घर आए। चाय लोगे या मैं कुछ और बनाऊं? अंकिता की माँ ने कहा। नहीं आंटी थैंक्स, वो मैं अंकिता से मिलने आया था। क्या हुआ? वो कुछ दिनों से पढ़ने भी नहीं आई। घर सब ठीक तो है ना आंटी? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आंटी बताइए ना, क्या हुआ? अंकिता कहाँ है? बेटा क्या हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता। बस उसने कुछ दिन से खुद को कमरे में बंद करके रखा है। न ढंग से खा पी रही है और न ही किसी से बात ही कर रही है। मैं तो थक चुकी हूँ पूछकर। अब तुम ही जाकर उससे बात करो, शायद तुम्हें कुछ बताए। जी आंटी। मैं जब उसके कमरे में गया तो दरवाज़ा खुला था और वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी एकटक शून्य में देख रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। अंकिता, मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा। मयंक, तुम क्यों आए हो यहाँ? उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे सवाल किया। मैं जानने के लिए आया हूँ कि आखिर हुआ क्या है। आंटी ने बताया कि तुमने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। क्यों, क्या रही हो ऐसा? बताओ अंकिता, क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और माँ को तो आदत है फिक्र करने की। कुछ भी तो नहीं हुआ है। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अच्छा, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ तो तुम 4 दिन से घर क्यों नहीं आई पढ़ने? अरे वो ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो क्या तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो चुप रही। देखो अंकिता, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सच बताओ। अंकिता प्लीज़। इतना कहकर मैंने जब उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो मुझसे लिपटकर ज़ोर से रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और पूछा क्या बात है, तो उसने बताया कि देहरादून में कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था जिसे वो प्यार करती थी। वो उसका अच्छा दोस्त भी था,
लेकिन ये बात कभी उसे बता नहीं पाई। उसने बताया कि पिछले हफ्ते वो दिल्ली आया हुआ था और उसने अंकिता से मिलने के लिए कहा, लेकिन अंकिता के घर पर किसी को ना पता होने की वजह से उसने उसे मना कर दिया। बस तब से वो ना ही अंकिता से बात कर रहा है और ना उसके मैसेजेस का कोई जवाब दे रहा है। तुम ही बताओ मयंक, मैं क्या करूं? इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे और गुस्सा भी बहुत आ रहा था दोनों पर। कोई इतनी अच्छी लड़की के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है, और कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उस इंसान के लिए अपने आंसू बहाए जिसने उसे कभी समझा ही नहीं। देखो अंकिता, हो सकता है इस वक्त तुम्हें मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि उस इंसान के लिए अपने आंसू बहाना बेकार है जिसने कभी तुम्हारे जज्बातों की कद्र ही ना की। उस इंसान से प्यार करने का क्या फ़ायदा जिसने तुम्हारी दोस्ती तक को नहीं समझा। प्यार में फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता मयंक। हाँ, जानता हूँ कि प्यार फ़ायदा या नुकसान देखकर नहीं किया जाता, लेकिन सबसे पहले तुम उसकी दोस्त थी और एक दोस्त होने के नाते उसे तुम्हें समझने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना, कि तुमसे ऐसा बर्ताव करना चाहिए था। देखो, हो सकता है कि वो तुमसे प्यार ना भी करता हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी दोस्ती भी एक दिखावा थी, वरना वो तुम्हें ऐसे इग्नोर नहीं करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने उसे दिल से चाहा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालात, लेकिन खुद को ऐसे सबसे अलग रखकर ऐसे भूखा प्यासा रहने से क्या हासिल होगा? तुम ही बताओ, क्या तुम नाइंसाफ़ी नहीं कर रही हो खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ? बोलो, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, फिर तुम खुद को सज़ा क्यों दे रही हो? क्या इस तरह से खुद को तकलीफ़ देकर तुम सही कर रही हो? बताओ। उसने मुझे मासूम नज़रों से देखा, जैसे वो मुझसे मदद मांग रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम इस तरह से अपना हौसला नहीं तोड़ सकती। क्या हुआ अगर एक इंसान तुम्हें समझ नहीं सका? यहाँ तुम्हारे अपने भी हैं जो तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाँ में सिर हिलाया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, कल से मेरी क्लास में आना शुरू कर दो, वरना। जी सर। और फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे। मैं घर वापस आकर कमरे में लेट गया। मेरे अंदर कुछ था जो ना चाहते हुए भी मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन क्या कुछ सवाल, कुछ जवाब मेरे अंदर कशमकश पैदा कर रहे थे। क्यों मैं उसके आंसू नहीं देख पा रहा था? क्यों मुझे उसके दर्द से इतनी तकलीफ़ हो रही थी? क्यों मुझे उस इंसान से इतनी जलन हो रही थी? क्यों मैं उसे रोता देख खुद को बेबस महसूस कर रहा था? क्या मुझे अंकिता से प्यार हो गया है या कुछ और बात है? हाँ या ना? हाँ, मेरे दिल से जैसे एक आवाज़ आई, हाँ, मैं सच में अंकिता से प्यार करता हूँ, वरना मुझे इतनी बेचैनी नहीं होती। उसे ना देखकर, उसके आंसुओं से मुझे यूँ दर्द ना होता। लेकिन अब मैं उसे और नहीं रोने दूंगा, और ना ही मैं उसे कभी खुद से अलग होने दूंगा। अब मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। यह एहसास एक अजीब तरह का था, शायद इसे ही पहले प्यार का एहसास कहते हैं। और ये सोचते ही मेरे ओठों पर एक मुस्कान फैल गई। अगली सुबह उठा तो दिल में एक हल्कापन था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। शाम को जब घर वापस आया तो अंकिता को हमेशा की तरह देखकर खुशी हुई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर और भी अच्छा लगा। देखिए, आज मैंने हम दोनों के लिए काफ़ी बनाई है, उसने चहकते हुए कहा। अरे वाह, कमाल है। वैसे माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ हैं? आंटी जी बाजार गई हैं कुछ सामान लेने। ओके, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं हाँ बोलो। दरअसल मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी। कल अगर तुम मुझे नहीं समझाते तो शायद मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। शायद मैं कभी जान नहीं पाती कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। लेकिन तुमने मुझे फिर से हौसला दिया, फिर से हिम्मत दी, जो शायद एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। और इन सब के लिए थैंक यू सो मच। अरे बस बस, अब क्या रुलाओगी? पागल, दोस्तों पे हक जताया जाता है, उन्हें थैंक्स नहीं कहा जाता, समझी? अच्छा चलो अब, वरना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है चलो। इस बात को लगभग 1 साल बीत गया था। इस बीच मैंने कई बार उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, पर न जाने क्यों किसी डर के कारण मैं चुप हो जाता था।
कई बार मुझे महसूस होता था कि उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है और शायद वो मेरे दिल की बात जानती है, लेकिन फिर लगता था कि वो इन सब से बिल्कुल अनजान है। न जाने उसमें क्या जादू था। वो मेरे दिल की कोई भी बात बिना कहे जान लेती थी, लेकिन ये बात कि मैं उससे चाहता हूँ शायद वो जानती नहीं थी या फिर जानना ही नहीं चाहती थी। आज हमारी दोस्ती को पूरे 3 साल हो चुके थे। मुझे प्रमोशन मिल गया था। मैं चाहता था कि ये बात मैं अंकिता से मिलकर उसे बताऊं कि वो मेरे लिए कितनी लक्की है। मैंने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। तभी मुझे याद आया कि आज तो उसका इंटरव्यू था। ना जाने क्या हुआ होगा। मैं सोच ही रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बजी। अंकिता का ही कॉल था। हेलो अंकिता, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, हम बस कॉलेज से निकल रहे हैं। दरअसल हमें भी तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तुम बोला ना, पहले तुम बताओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं बताता हूँ। वैसे भी तुम लड़कियाँ किसी की मानती कहाँ हो? बिल्कुल सही, उसने हंसते हुए कहा। मुझे प्रमोशन मिल गया है। अंकिता, तुम मेरे लिए बहुत लक्की हो। वाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब तुम बताओ क्या गुड न्यूज़ है? पहले ये कि हमारा रिजल्ट आ गया है और हम फर्स्ट आए हैं, और दूसरी ये कि हमारी जॉब लग गई है ना खुशी की बात? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाई तुमने। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर स्टूडेंट किसकी हो? मैंने हंसकर कहा। जी सर, उसने बोला, और हम दोनों हंसने लगे। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि ये टाइम हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? मैंने कहा। बिल्कुल करना चाहिए। तो बताओ कहाँ चलना है? जहाँ तुम को चाहो। तो ठीक है, हम ठीक 20 मिनट बाद उसी कैफ़े में मिलते हैं जहाँ हम पहली बार कॉफ़ी के लिए गए थे। अच्छा आइडिया है, डन। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और फिर उसने फ़ोन रख दिया। मैं बहुत खुश था। माँ से 1 घंटे बाद आने का कहकर मैं घर से निकल ही था कि अचानक से बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई। एक बार तो मुझे ख्याल आया कि जाना मुश्किल है, लेकिन अंकिता के बारे में सोचा कि वो इंतज़ार कर रही होगी। बरसात को देखकर मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने अंकिता को पहली बार ट्रैफिक सिग्नल पर देखा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज की ये बरसात मेरी ज़िंदगी को एक नए और दर्द भरे मोड़ पर ला खड़ा करेगी। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं अंकिता से अपने दिल की सारी बात कह दूंगा, उसके बाद चाहे उसका जो भी फैसला हो। ये सब सोचते हुए मैं रास्ते में कुछ 10 मिनट की दूरी पर ही गया था कि बरसात और तेज़ हो गई। इतनी कि सामने रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जगह जगह पानी भर गया था और रास्ते के गड्ढे भी नज़र नहीं आ रहा थे। मैं संभाल कर बाइक चला रहा था कि तभी अचानक एक बड़ा पत्थर मेरे बाइक के टायर के नीचे आया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी बाइक सामने से आती तेज़ गाड़ी से जा टकराई और मैं काफ़ी देर तक घिसटते हुए बहुत दूर जा गिरा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मैंने आंखें खोली तो सब धुंधला सा नज़र आ रहा था। मैं बोलना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने माँ के हाथ का स्पर्श अपने सिर पर महसूस किया। मयंक, मेरे बच्चे, कैसा है तू? तू ठीक तो है ना? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अरे तुम उसे अभी आराम करने दो, सवाल बाद में पूछ लेना। पापा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने धीरे से कहा, माँ मैं ठीक हूँ, और मैं फिर से बेहोश हो गया। रात को मुझे पूरी तरह से होश आया। माँ पापा मेरे पास बैठे थे। उन्हें देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन कोई और भी था जिसे मेरी आंखें तलाश रही थी। अंकिता। अंकिता कहाँ है? वो आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? क्या उसे किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में? और अगर बताया है तो वो यहाँ क्यों नहीं है? ऐसे कितने ही सवालों ने मुझे घेर लिया। मैंने माँ से पूछा, माँ अंकिता नहीं आई मुझसे मिलने? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से वही प्रश्न दोहराया। देख मयंक, तू पिछले 2 दिन से हॉस्पिटल में है और मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई और तकलीफ़ हो। मैं यही जानती हूँ कि ये 2 दिन कैसे गुजरे हैं हमारे लिए, इसलिए अब तू सिर्फ आराम करेगा और कोई फालतू का सवाल नहीं करेगा मुझसे, समझा? लेकिन माँ, ये फालतू का सवाल नहीं है। अंकिता मेरी दोस्त है। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना तुझे कोई जवाब देना है। मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि तुझे खाने में क्या देना है। इतना कहकर माँ चली गई।
मैंने पापा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी नज़रें झुका ली। मुझे बहुत अजीब लगा। आखिर माँ पापा ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, और वो क्या है ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले 2 दिन तक मैंने माँ पापा से कोई सवाल नहीं किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं घर आ गया, लेकिन एक ही सवाल मेरे मन को बार बार कचोट रहा था कि 5 दिन से अंकिता मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और ना ही उसकी फैमिली से कोई मुझे देखने आया। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मैं अपने कमरे में बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी माँ अंदर आई। मयंक, मैं घर का कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ, तुम आराम करना और कहीं बाहर मत जाना। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं माँ, ठीक है, कहकर वो चली गई। मुझे लगा यही सही मौका है सच का पता लगाने का कि आखिर बात क्या है। पापा को ऑफिस से आने में अभी वक्त था और माँ 1-2 घंटे से पहले आएगी नहीं, इसलिए मैं चुपचाप घर से बाहर निकला और सीधा अंकिता के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही आंटी मुझे देख पहले हैरान हो गई, फिर खुशी से बोली, मयंक बेटा, तुम कब आए? तुम ठीक तो हो ना? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। आओ अंदर आओ ना। मैं अंदर चला गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। न जाने मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि मेरे आने से पहले वो रो रही थी, जैसे उन्हें कोई दुख था, लेकिन मेरे सामने वो उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। कौन सी बात बेटा? और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। क्यों आंटी, क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, और यहाँ मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ, तो अब ऐसा क्या बदल गया है कि आप मुझे ऐसा कह रही हैं? बताइए ना आंटी। देखो बेटा, कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम यहाँ हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आंटी, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना वापस नहीं जाऊँगा, और मुझे पता है कि मेरे सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हुआ है। अंकिता कहाँ है? माँ और पापा आप लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? प्लीज़ बताइए मुझे। आंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ लिए बैठी हैं अपने दिल में। लेकिन क्या यही मुझे जानना था? आंटी ने बताना शुरू किया। उस शाम अंकिता कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने उसे बताया कि यहाँ कैफ़े से कुछ दूर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसके फ़ोन से उन्हें अंकिता का नंबर मिला। ये सुनते ही अंकिता एकदम घबरा गई। वो फटाफट एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची तो देखा तुम जख्मी हालत में बेहोश पड़े हुए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जैसे तैसे एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और तुम्हें हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल वालों ने मना किया कि ये एक एक्सीडेंट केस है और पहले पुलिस में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन अंकिता की दोस्त के पिता, जो कि वहाँ डॉक्टर हैं, उन्होंने अंकिता को देखा और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने तुम्हें एडमिट कर लिया। अंकिता ने तुम्हारे घर और हमारे पास फ़ोन किया और जल्दी हॉस्पिटल आने को कहा। फिर क्या हुआ आंटी? वही जो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मतलब? जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो अंकिता रो रो कर बुरा हाल था। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। बहुत सहम गई थी उस हादसे से। तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और फिर क्या आंटी? तुम्हारी माँ अंकिता पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा, ये झूठे आंसू बहाना बंद करो। तुम मेरे बेटे की आज तो जो भी हालत है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो अंकिता। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और बदले में उसे क्या मिला? ये हादसा। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? अंकिता बोली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। न तुम उसे कैफ़े में बुलाती और न मेरा बेटा आज हालत में होता। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं आती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता सही सलामत। उसके बाद तुम्हारी माँ बोलती रही और अंकिता सुनती रही। मैं चुप थी क्योंकि मैं एक माँ थी और तुम्हारी माँ का दर्द समझ सकती थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि तुम खतरे से बाहर हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी होश नहीं आया है, लेकिन हम तुमसे थोड़ी देर में मिल सकते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ को ये मंजूर नहीं था। देखो अंकिता, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अब तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए।
उससे दूर हो जाओ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया मेरे बेटे पर कभी पड़े, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मयंक को होश आए। चली जाओ। ये सब सुनकर अंकिता टूट गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की ना सुनी और रोते रोते वहाँ से घर चली आई। अच्छा होगा आप लोग भी यहाँ से चले जाए, मैं हूँ अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए। हमने सोचा कुछ बोलने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए हम भी वहाँ से चुपचाप चले आए। मैं हैरान था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि माँ अंकिता से ऐसा बर्ताव कर सकती है। लेकिन अंकिता है कहाँ? मैंने पूछा। पता नहीं। जब हम लोग घर आए तो अंकिता अपने कमरे में थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसने नहीं खोला। मुझे लगा कि अभी उसे बहुत बुरा लगा है, इसलिए अभी उससे बात करना ठीक नहीं होगा और कुछ दिनों में तुम्हारी माँ का गुस्सा भी उतर जाएगा। लेकिन क्या? जब सुबह मैं उसके कमरे में गई तो दरवाज़ा खुला था लेकिन अंकिता कमरे में नहीं थी। मैंने उसे कमरे में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं थी। सुबह से घर में भी उसे किसी ने नहीं देखा था। मैं घबराई गई लेकिन तभी मैंने उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी देखी। क्या लिखा था उसमें? आंटी बताइए, तुम खुद ही देख लो, कहकर आंटी ने वो चिट्ठी लाकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगी तब मैं तुम्हारे सामने नहीं होंगी, इसलिए खुद को संभालना। कल रात आंटी ने जो कुछ भी हॉस्पिटल में कहा मैंने उस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी कहा वो सच था। शायद कहीं ना कहीं मयंक की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही थी और अब एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैं नहीं चाहती कि दोबारा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो। अब वो तो ज़िद्दी है, मानेगा नहीं, इसलिए मैं ही खुद ही उससे दूर जा रही हूँ। और मैं ऐसा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ भी ऐसा वैसा सुनना पड़े। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने दोस्त से इस तरह अलग होना पड़ेगा, पर शायद किस्मत को यही मंजूर है और शायद इसी में सबकी भलाई है। मयंक को कुछ मत बताना और उसे कहना कि हो सके तो मुझे भूल जाए और आप सब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वादा करती हूँ जहाँ भी रहूँगी अपना ख्याल रखूँगी। आपकी बेटी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सोचा भी ना था कि नाजुक सी दिखने वाली लड़की कभी इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है और वो भी मेरे लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंकिता, मेरी अंकिता, जिसे मैं कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता था, वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ से नाराज़ नहीं हूँ और ना ही उन्हें दोष देना चाहती हूँ क्योंकि वो उस वक्त अपने बेटे के लिए दुखी थी। लेकिन तुम ही बताओ, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था? इतना कहकर आंटी रो पड़ी। मेरे पास भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। आंटी, क्या उसके बाद अंकिता का कोई फ़ोन, कोई मैसेज आया? उसकी कोई खबर? नहीं बेटा, कोई फ़ोन नहीं आया। अंकिता के पापा भी सभी रिश्तेदारों और अंकिता के दोस्तों से पता कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्हें कोई खबर मिलेगी तो वो हमें बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए। अंकिता मेरे लिए घर छोड़कर गई है तो अब उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ढूंढकर जल्द ही आपके पास लेकर आऊँगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा? आंटी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। अंकिता मेरी दोस्त है, मेरा भी कुछ फ़र्ज है उसके लिए, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया। जब घर आया तो माँ और पापा दोनों आ चुके थे। कहाँ था तू इतनी देर से? मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। तुझे कुछ समझ में नहीं आता? कोई फिक्र नहीं है इस लड़के को, ना अपनी ना हमारी। माँ शुरू हो गई। माँ, आपने अंकिता को मुझसे दूर जाने के लिए कहा था? मैंने पूछा। अच्छा, तो तू उसके घर गया था? रहा नहीं गया ना तुझसे? माँ, आपने अंकिता को मुझसे दूर जाने के लिए कहा था या नहीं? मैंने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। माँ चुप हो गई। जवाब दीजिए मुझे, हाँ या नहीं? हाँ। क्यों माँ, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़की का बुरा साया तुम पर पड़े और तेरे साथ दोबारा कुछ भी बुरा हो। क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि आपकी इस हरकत की वजह से
उस पर क्या असर हुआ है? वो घर छोड़कर चली गई है और आपसे ये किसने कहा कि अंकिता मेरे लिए मुसीबत की वजह है? कैसे सोच लिया आपने कि आप मुझे उससे अलग कर देंगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ और अंकिता मेरी दोस्त है। और एक और बात आप लोग जान लीजिए, मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और इसलिए मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा। माँ और पापा मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। माँ ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैं अनसुना कर अपने कमरे में चला गया। पूरी रात यही उधेड़-बुन दिमाग में चलती रही कि कैसे ढूंढूं अंकिता को। सुबह पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। आइए पापा, कैसे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ और मैं ये भी मानता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने किया वो गलत था। आज हमारी वजह से उस घर ने अपनी बेटी खोई है और मैं नहीं चाहता कि इन सब का असर उस निर्दोष बच्ची की ज़िंदगी पर पड़े। बेटा, मैं उस वक्त तो तुम्हारी माँ से कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो दुखी थी, लेकिन तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी दोस्त के साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अंकिता को वापस लेकर आओ। तुम प्यार करते हो ना अंकिता से? तो अब समय है उस प्यार को साबित करने का और इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आश्चर्य से पापा की तरफ देख रहा था। सच पापा, आप मेरा साथ देंगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूँगा। बेटा, सच्चा प्यार ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। मैं खुशी से पापा के गले लग गया। मुझे नहीं पता था कि पापा मुझे इतने अच्छे से समझते हैं। बस तब से मैंने अंकिता की तलाश शुरू कर दी। देहरादून, नैनीताल, जहाँ उसका ननिहाल था, सब जगह पता किया। जहाँ जहाँ तक अंकिता के होने का अंदेशा था सब जगह ढूंढा। उसकी जॉब जिस कंपनी में लगी थी उसमें भी कॉल किया, लेकिन वहाँ इस नाम से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे और इस बीच कई बरसातें चली गई थी उसे याद करते हुए, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं था। अब तो मेरी उम्मीद की भी लौ भी डगमगाने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अब वही मुझे कोई रास्ता दिखा सकता है। एक दिन शाम को जब घर वापस आया तो माँ ने मुझे एक लिफाफा थमाया। क्या है इसमें? तेरे लिए कोई कोरियर आया है, खोल के देख जरा क्या है। ठीक है। मुझे लगा शायद अंकिता का कोई लेटर हो, इसलिए मैं दौड़कर कमरे में गया और लिफाफा खोला। लेकिन उसमें तो मुंबई में होने वाले किसी कथा सम्मेलन का इनविटेशन था। दरअसल अंकिता को कहानी लिखने का बहुत शौक था और उसी के कहने पर मैंने ऐसे ही एक कहानी लिखकर भेजी थी। बस इसलिए ये इनविटेशन आया था मुझे। मैंने लिफाफे को गुस्से में एक और फेंक दिया, लेकिन तभी एक ख्याल आया कि अंकिता की सबसे पसंदीदा हॉबी लिखना थी। इसलिए हो सकता है कि ये इवेंट ही मुझे उस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखा दे। इवेंट 2 दिन का बाद था। मैंने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और माँ से कहा कि मुझे मुंबई ऑफिस के काम से जाना है कुछ दिनों के लिए। पापा ने मुझे हिम्मत दी और कहा, भगवान ने चाहा तो तुम अपनी मंजिल पाकर ही लौटोगे। बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाने से एक दिन पहले मैं अंकिता घर गया। मैंने अंकिता के मम्मी पापा से कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ और मेरा आपसे वादा है कि इस बार या तो अंकिता को लेकर ही लौटूंगा या फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। उन लोगों से आशीर्वाद लेकर मैं घर आ गया और जाने की तैयारी करने लगा कि तभी माँ मेरे कमरे में आई। मयंक, जी माँ। बेटा, मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने अंकिता और तेरे साथ सही नहीं किया। मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ। मैंने उस दिन बेटे के प्यार में अंधे होकर न जाने उस बच्ची से क्या क्या कह दिया, जबकि उस बेचारी का तो इन सब में कोई कसूर ही नहीं था। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मैं जानती हूँ कि इस वक्त भी तू मुंबई अंकिता को ढूंढने जा रहा है, लेकिन इस बार मैं तुझे रोकूंगी नहीं, बल्कि मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तू अंकिता को लेकर जल्दी लौटे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। इतना कहकर माँ रो पड़ी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। अगली सुबह मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर अंकिता के बारे में ही सोचता रहा। मुंबई पहुंचकर मैंने होटल बुक किया और इवेंट के वेन्यू का पता किया। इवेंट कल सुबह 10 बजे शुरू होना था। मैं ठीक 9:30 बजे इवेंट की जगह पर पहुंच गया। न जाने मेरे मन में आज एक अजीब सा एहसास था, वो एहसास जो तब होता था जब अंकिता मेरे आसपास होती थी। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो गया। एक के बाद एक मशहूर लेखक आए और अपने विचार प्रकट किए।
मैं पहली बार इस तरह का कोई सम्मेलन अटेंड कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मेरी नज़रें एक ही इंसान को ढूंढ रही थी। तभी अचानक माँ का फ़ोन आया और मैं उठकर बाहर आ गया। मैं माँ से बात कर ही रहा था कि अचानक तभी साल के सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार की घोषणा हुई और ये पुरस्कार दिया जाता है मिस अंकिता सिंह को। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा ध्यान से सुना। जी हाँ, वही अंकिता सिंह जिन्होंने पहले कुछ दिनों में ही अपनी कहानियों और लेखों से इस शहर में अपने एक पहचान बनाई है। मुझे लगा कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और अंदर की तरफ दौड़ा। सामने स्टेज पर अवार्ड लेते हुए अंकिता नजर आई। उसे इतने दिनों बाद अपनी आंखों से देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मेरी आंखें नम हो गई। बस अब तो इंतज़ार था कि ये फंक्शन ख़त्म हो और मैं अंकिता से मिलूं। करीब 1 घंटे बाद इवेंट ख़त्म हो गया। लोगों की भीड़ में मैं अंकिता को तलाश रहा था, तभी वो मुझे दिखाई दी, लेकिन वो बहुत सारे लोगों और पत्रकारों से घिरी हुई थी। मुझे उसे इस वक्त बुलाना सही नहीं लगा। कम से कम वो अपनी खुशी को सही ढंग से बांट ले। मैं उसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में अंकिता मेरे पास से गुजरी। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो सुन नहीं पाई और सीधा जाकर कार में बैठ गई। मैं उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे लगा कि मेरी मंजिल एक बार फिर मेरे हाथों से मैं आकर फिसल गई। लेकिन तभी मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन पर अंकिता के बारे में बात करते हुए सुना। मैं जल्दी से उसके पास गया और पूछा, सुनिए, क्या आप अंकिता को जानते हैं? वही जिन्हें अभी अभी बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, बहुत मशहूर हो चुकी हैं कुछ ही वक्त में, बहुत अच्छी लेखिका हैं। क्या आप मुझे उनका पता या फ़ोन नंबर दे सकते हैं? देखिए प्लीज़, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं उनका नंबर तो नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वो अंधेरी में रहती हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको उनकी असिस्टेंट का नंबर दे सकता हूँ, नोट कीजिए। धन्यवाद भाई साहब। एक बार फिर से दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेरे साथ लग चुका था। मैंने उसकी असिस्टेंट से बात कर अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले ली। ठीक 9 बजे मैं अंकिता के फ्लैट के सामने था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक नौकर ने खोला। मिस लिली से कहिए कि मिस्टर मयंक आए हैं। जी सर, आप बैठिए, मैं अभी मैम को बुलाता हूँ। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। फ्लैट काफ़ी अच्छा था। दीवारों पर अंकिता की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ फैंस के साथ, कुछ अवार्ड्स लेते हुए। लेकिन एक शख्स पर मेरा ध्यान गया जिनके साथ अंकिता की बहुत सी तस्वीरें थी। उम्र यही कोई 50-55 के आसपास होगी। मैं सब देख ही रहा था कि तभी वही शख्स मुझे मेरी तरफ आते दिखाई दिए, व्हील चेयर पर। मैंने उन्हें अभिवादन किया। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। तो तुम हो मयंक? लिली ने मुझे बताया कि तुम्हें अंकिता से मिलना है, लेकिन तुम तो मुंबई से नहीं हो और ना ही मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। तो तुम अंकिता को कैसे जानते हो? क्यों मिलना चाहते हो उससे? सर, मैं अंकिता का दोस्त हूँ दिल्ली से। सर, मुझे नहीं पता कि अंकिता यहाँ क्यों है, लेकिन सर मैं अंकिता को घर वापस ले जाने आया हूँ, उसके माता पिता के पास। तो तुम चाहते हो कि मैं अंकिता को तुम्हारे साथ भेज दूँ? लेकिन अंकिता ने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं, और सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि तुम अंकिता को वाकई उसके घर ले जाने आए हो? सर, आपको यकीन करना होगा क्योंकि मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और बहुत कोशिश के बाद मैं यहाँ अंकिता तक पहुँच पाया हूँ। प्लीज़ सर, मुझे अंकिता से मिलने दीजिए। और फिर मैंने अंकिता और अपने मिलने से लेकर अंकिता को तलाश करने तक की सारी कहानी उन्हें बता दी। सर, आप एक बार अंकिता को बुलाइए, देखिएगा वो खुद अपने मुंह से मेरा नाम लेगी। वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी क्योंकि अंकिता बोल नहीं सकती। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सच है। अंकिता अपनी आवाज़ खो चुकी है। पर कैसे? आज से 6 महीने पहले एक शाम को मैं अपने दोस्त के यहाँ से लौट रहा था कि तभी मैंने सड़क पर भीड़ देखी। मैंने ड्राइवर से देखने को कहा कि आखिर बात क्या है। उसने मुझे आकर बताया कि एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी है जिसका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन पुलिस केस के डर से कोई भी उसे हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है। मैंने ड्राइवर से उसे लोगों की मदद से कार में बैठाने को कहा और उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया।
वहाँ 2 दिन उसका इलाज चला और फिर डॉक्टर ने आकर बताया कि वो कोमा में जा चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसके सामान से मुझे पता चला कि उसका नाम अंकिता है और वो दिल्ली की रहने वाली है। उसके पास एक कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर भी था। मैं हताश होकर घर लौट आया। मैं उसे अक्सर देखने जाया करता था और भगवान से यही दुआ करता था कि इस बच्ची को ज़िंदगी बख्श दे। मुझे उसे देखकर अपनी बेटी की याद आती थी, क्योंकि आज से 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मैं अपनी बीवी बेटी और अपने पैरों को खो चुका था। उसके बाद 2 महीने बाद मुझे डॉक्टर को फ़ोन आया कि अंकिता को होश आ चुका है। मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अंकिता अपनी आवाज़ खो चुकी है। मुझे इससे धक्का पहुंचा, लेकिन मैंने तय किया कि मैं किसी भी कीमत पर अंकिता को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसे घर ले आया और अपनी बेटी की जगह उसे दे दी, या फिर कहूँ तो उसके आने से मुझ में जीने की उम्मीद दोबारा जाग उठी थी। कुछ दिन अंकिता सदमे में रही, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया और उसे फिर से खुद के लिए जीने को कहा। उसे लिखना पसंद था, इसलिए मैंने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया और आज वो अपनी मेहनत से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। लेकिन कल इंटरव्यू के टाइम वो अंकिता की असिस्टेंट लिली है, जो हर मौके पर अंकिता के साथ होती है और उसकी तरफ से हर बात समझकर लोगों से साझा करती है। मैंने अंकिता के ना बोलने को कभी उसकी कमजोरी नहीं बनने दिया और आज अंकिता भी आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ का सामना करती है। थैंक यू सर कि आपने मेरी अंकिता को इतनी अच्छे से ध्यान रखा। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। तुम्हारी नहीं, अब वो मेरी अंकिता है, मेरी बेटी, उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन अगर तुम्हारे जैसा राजकुमार मेरी बेटी को मिले तो मुझे कोई हर्ज नहीं। और फिर वो हंसने लगे। लेकिन मुझे पहले अंकिता से बात करनी होगी, क्योंकि उसका फैसला जो भी होगा मैं वही मानूंगा। जी सर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इंतज़ार करूंगा आपके और अंकिता के फैसले का। मुझे यकीन था कि अंकिता कभी ना नहीं करेगी। मैं वहाँ से खुशी खुशी लौट आया। मुझे अगले दिन मेरी मंजिल, मेरी अंकिता मुझे मिलने वाली थी। अगली सुबह मैं फिर से अंकिता के फ्लैट में था। इस बार मैं खुश था। तभी मिस्टर रमाकांत घोष मुझसे मिलने आए। हेलो सर, आपने अंकिता से बात की? क्या कहा उसने? वो खामोश रहे। बताइए सर, क्या कहा अंकिता ने? देखो मयंक, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे हो, लेकिन मैं अंकिता की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अंकिता ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा है। लेकिन सर, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मैं अंकिता से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। और आप कह रहे हैं कि मैं चला जाऊँ? तुम्हें जाने के लिए अंकिता ने कहा है, मैंने नहीं। मतलब ये कि अगर तुम अंकिता को पाना चाहते हो तो तुम्हें उससे मिलना होगा, उसे अपने प्यार का एहसास कराना होगा। लेकिन वो तुमसे मिलने कभी नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा उसे बिना बताए करना होगा। जी समझ गया। मैं खुश था और उदास भी। मेरी किस्मत आज मुझे मेरी मंजिल के पास ले आई थी और मेरी मंजिल मेरे सामने होते हुए भी मुझसे मुंह मोड़कर खड़ी थी। मैंने मिस लिली से कहा कि वो कल शाम अंकिता को किसी भी बहाने से कैफ़े में ले आए। अब बस मुझे अंकिता को किसी भी तरह मनाना था। सारी रात सोचते सोचते निकल गई। अगली शाम जब मैं कैफ़े पहुंचा तो मिस लिली मुझे बाहर ही मिल गई। मैंने मैम को अंदर बैठा दिया है, ये कहकर कि कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट के सिलसिले में उनसे मिलने चाहता है। अब आगे का काम आपको करना है। ऑल द बेस्ट। लेकिन आप तो हमेशा उनकी जगह बोलती हैं, तो उन्हें शक नहीं हुआ? मैंने कहा कि वो इशारों की भाषा समझते हैं और प्यार की भाषा तो सबसे अलग है ना। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और अंदर चला गया। अंदर अंकिता अकेले बैठी थी। उसके सामने जाने में डर भी लग रहा था। आखिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही तो था। हाय अंकिता, मैंने उसके पास जाकर कहा। उसने मुड़कर देखा और हैरान हो गई, लेकिन तभी वो उठकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकिता प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ एक बार, हमारी दोस्ती की खातिर। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल है। मैं, तुम्हारे मम्मी पापा सब तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी उस रात हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उसके लिए मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और घर चलो। उसने गुस्से में बैग से एक पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। फिर उसने वो मुझे पकड़ा दिया। उस पर लिखा था,
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं जा सकता मैं वापस, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों से वादा करके आया हूँ कि या तो तुम्हें साथ लेकर आऊँगा या कभी वापस नहीं जाऊँगा। और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए या तो तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा वरना यहीं अपनी जान दे दूँगा। अंकिता मुझे हैरानी से सुन रही और मैं बोले जा रहा था। बाहर बरसात शुरू हो चुकी थी। मैं गुस्से में बोलते बोलते कैफ़े से बाहर निकल गया। तुम्हें यकीन नहीं आता ना मेरी बात का, लेकिन एक बात समझ लो अच्छी तरह से, अगर मैं जीऊँगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, वरना मुझे ये ज़िंदगी मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी इस ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों तुम्हारे हाथों में है। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं सड़क के बीच में आ गया। तभी मेरी और एक गाड़ी आती देख अंकिता चिल्लाई, मयंक बचो। मैंने जब देखा तो गाड़ी मेरे सामने थी। मैं एक पल के लिए सहम गया कि तभी अंकिता ने मुझे धक्का दिया और हम सड़क के एक किनारे जा गिरे। अंकिता ने उठाकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। मैं कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगा। और देखो मेरी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारी आवाज़ भी वापस आ गई है ना, फ़ायदे की बात। मैंने हंसते हुए कहा, नालायक तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसे बीच सड़क पर आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसने गुस्से में कहा, अरे कुछ हुआ तो नहीं है ना, बल्कि मेरी मंजिल यानी कि तुम मुझे मिल गई। अब बताओ कभी मुझे छोड़कर जाओगी? मैंने बनावटी गुस्से में कहा, कभी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए बोला और मैंने उसे गले से लगा लिया और देर तक हम बरसात में भीगते रहे। जो बरसात हम दोनों का एक दूसरे की ज़िंदगी में लेकर आई, जिस बरसात ने हमें एक दूसरे से अलग किया, आज उसी बरसात ने हमें फिर से एक कर दिया। सच में मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा बरसात थी वो बरसात।